नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी और कैसी तैयारी चल रही है, कमेंट में बताना कि आपको वीडियोस से कोई फायदा हो रहा है और ये बताना कि कैसी वीडियोस बन रही है। ठीक है, तो जितने भी आप वीडियो को देखते हैं कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट बातें होगी वो आप कॉपी में नोट कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए, कल हमने लघु चित्र के विषय में पढ़ा था और ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक टू टॉपिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल के विषय में, यानी कि कल हमने पढ़ा लघु चित्र के विषय में, लघु चित्र क्या होते थे, कैसे होते थे, और आज हम पढ़ेंगे बंगाल के विषय में। देखो, इसमें जैसे लेसन में तो बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट में आने के योग्य है, वो मैंने नोट्स के माध्यम से नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे आपको करवाती हूँ। ठीक है, अब बंगाल की जो भाषा है ना, वह संस्कृत से निकली लगती है, यानी कि ऐसी भाषा है बंगाल की, अब जैसे कि ये संस्कृत से निकली है। लेकिन संस्कृत के ग्रंथों से ये पता चलता है कि उस समय पर वहां पर संस्कृत भाषा लोग नहीं बोलते थे। तो फिर क्या हुआ, क्या कथन इसमें स्पष्ट हुआ कि बंगाल में संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इस बात की तरफ इशारा करती है कि बंगाल में संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, देखो अब कैसे हुआ। ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध, ठीक है, कौन कौन से, बंगाल और मगध, मगध में आएगा, दक्षिण बिहार के बीच क्या थे, वाणिज्यिक संबंध थे। यानी कि किस किस के बीच, बंगाल और दक्षिण बिहार के बीच क्या थे, वाणिज्यिक संबंध थे। वाणिज्यिक संबंध कौन से होते हैं, जैसे कि व्यापारिक लेन देन होता था। और बिहार में क्या था, संस्कृत बोली जाती थी, तो उससे क्या हुआ, संस्कृत प्रभाव में आई। ठीक है, एक बात तो क्या है कि बंगाल के किसके साथ संबंध थे, मगध यानी कि दक्षिण बिहार के साथ संबंध थे। और दूसरी बात है कि चौथी शताब्दी में गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया था। किसने कर लिया था, गुप्त वंश के शासकों ने चौथी शताब्दी में उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया था। और वहां पर क्या किया था, बंगाल में ब्राह्मणों को बसाया था। क्या किया था गुप्त वंशों ने। अब क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल में ब्राह्मणों को बसाने का कार्य किसने किया, तो गुप्त वंश ने किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, यानी कि इससे भी क्या हुआ, ब्राह्मण क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, इससे भी बंगाली भाषा प्रभावित हुई। ठीक है, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हॉन सॉन्ग, ठीक है, कौन, हयान सॉन्ग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। तो ये है ना जो चीनी यात्री, इसने अनुमान लगाया कि भाई बंगाल में तो लोग संस्कृत बोलते नहीं, लेकिन उसने यह पाया कि यहाँ पर लोग है ना संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। किसका शासन रहा, सुल्तानों का। कब रहा, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सुल्तानों का शासन रहा, और जो कि दिल्ली के शासकों से स्वतंत्र थे। यानी कि जो सुल्तान थे ना, उन पर दिल्ली के शासकों का कोई जमा जोर नहीं था। यानी कि दिल्ली में चाहे कुछ हो और बंगाल में चाहे कुछ हो, उन पर रोक टोक नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1586 में अकबर ने बंगाल प्रदेश को जीत लिया। ठीक है, किसने, अकबर ने 1586 में बंगाल को जीत लिया। और फिर इसको क्या माना जाने लगा, इसको एक सूबा माना जाने लगा। ठीक है, यानी कि कब जीत लिया, 1586 में, और फिर इसको अकबर ने क्या कर दिया, इसको एक सूबा बना दिया। ठीक है, उस समय की भाषा है ना फारसी तथा बंगाली क्षेत्रीय भाषा थी। कौन सी भाषा थी, फारसी तथा बंगाली उस समय पर क्षेत्रीय भाषा थी।
और अनेक प्रकार के लोगों के आगमन से भाषा अधिक प्रभावित तथा संस्कृत प्रभाव रहित बंगाली बोली जाती थी। यानी कि कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो इस कारण से उनकी भाषा प्रभावित हुई। ठीक है। अब हमारे ही देख लो, अंग्रेजों के आने से हम भी है ना, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि हमें हिंदी में तो पता ही नहीं उनको क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में उनको यूज करते हैं। जैसे हीरो, एक्टर, ठीक है, इनको अभिनेता बोलते हैं। एक ट्रेन, रेल, इसको लो पथगामिनी बोलते हैं। ऐसे ही ग्लास शब्द है जो, और बहुत सारे शब्द हैं, इंजीनियर शब्द है। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हम अब इंग्लिश में ही यूज करने लग गए हैं। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों के आने से क्या हुआ, ये भाषाएं प्रभावित हुई। ऐसे ही हमारी भाषा भी प्रभावित हुई है, क्योंकि हमने भी अंग्रेजों के आने के बाद अपनी जो मातृभाषा है उसके शब्दों का लगभग कम पता है, और हम इंग्लिश की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार यदि कोई विदेशी या बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी भाषा का उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, वहां के लोगों पर उसकी भाषा का फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी भाषा लोग बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको स्टार्टिंग में कोई भाषा नहीं आती, लेकिन जब वो भाषा सुनता है ना, तो जैसे उसको बोल दो प, तो वो पूरे दिन में इतना प्रयास करता है कि पूरे दिन प प प प प प ऐसे ही बोलता रहता है। तो भाषा अर्जन, ये एक शिक्षण का क्वेश्चन है। भाषा अर्जन है ना, अभ्यास से आती है। ठीक है, यानी कि ये मत समझना कि भाई भाषा को सीख लें, ये कर लें, नहीं। जितना आप अभ्यास करोगे, उसको बोलने की जितनी कोशिश करोगे, तो आपको वो भाषा आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाषा प्राप्त करने के लिए, यानी कि भाषा अर्जन करने के लिए वातावरण का होना बहुत ही जरूरी है। वातावरण का मतलब वहां पर उस भाषा को बोलने वाले हो और समझने वाले हो। ठीक है, तब भाषा अर्जन होगा। तो यही क्वेश्चन है कि बंगाल में अलग अलग भाषाएं आई, जिस कारण से उस पर संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा। ठीक है, और बंगाल साहित्य में है ना, दो भागों में बांटा गया। कौन सा साहित्य है? बंगाल साहित्य। एक तो संस्कृत का ऋणी, ठीक है, और इसमें है ना स्वतंत्र मंगल काव्य प्रथम का ही भाग, यानी कि जो मंगल काव्य है ये संस्कृत ऋणी का ही एक काव्य है, और स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है मंगल काव्य। ठीक है, यानी कि बंगाल का कौन सा काव्य है? मंगल काव्य, और संस्कृत का ऋणी है, और ये स्थानीय देवी देवताओं के लिए ही प्रयुक्त है। ठीक है, स्थानीय देवी देवताएं वहां पर कौन से थे? जैसे गोंडिया, वैष्णव। ठीक है, और वैष्णव आंदोलन के नेता ना श्री चेतन देव की जीवनियां भी इसमें शामिल है। किसकी जीवनियां? चेतन देव की जीवनियां इसमें शामिल है। ठीक है, और जो दूसरा साहित्य है ना, दूसरी में आते हैं नाथ साहित्य शामिल है। देखो, पहले में तो मंगल काव्य है जिसमें क्या है? स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और दूसरा साहित्य है नाथ से संबंधित। इसमें मैनामती, गोपीचंद्र, ये आप जानते हैं शायद। गोपीचंद्र वो था ना, वो जिसको बहुत सारी पुत्रियां थी, और यानी कि 12 कन्या और 16 रानियां थी गोपीचंद्र के। ठीक है, मैनामती उनकी माँ थी। ठीक है, इनके गीत और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये सब दूसरे जो साहित्य है उसमें शामिल है। यानी कि एक तो संस्कृत का ऋणी है, और ये दूसरा है, इसमें क्या है? लोक गीत शामिल है। ठीक है, और ये जो है ना, ये कहानियां हैं, परियां हैं, ये इनका ना कोई काल निश्चित नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये उस समय पर हुआ था, क्योंकि ये सब है ना लोगों को मौखिक याद है। ठीक है, इनकी सब मौखिक कृतियां, यानी कि इनका कोई लिखित रूप नहीं है। और पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय ब्राह्मणों की, यानी कि जो कृतियां है ना, वो बहुत ही कम थी। यानी कि ब्राह्मणों की जो कृतियां वहां पर बहुत कम थी। ठीक है, और बंगाल में देखो, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में आने के लायक है। यहाँ पर मछली एवं चावल बहुत होते थे, तथा यहाँ का प्रमुख भोज भी क्या था? मछली एवं
चावल ही यहाँ का प्रमुख भोजन था। ठीक है, मछली पकड़ना वहां का मुख्य कार्य था। और बंगाली साहित्य में भी मछलियों का वर्णन स्थान स्थान पर मिलता है। जैसे हमारे गेहूं और चावल का मिलता है ना, ऐसे ही बंगाली साहित्य में किसका मिलता है? मछलियों का। देखो जैसे हमारे जो परंपरा है उसमें तिलक करते हैं, तिलक में जो सिंदूर होता है या रोली होती है उसके साथ हम चावल को भी लगाते हैं अपने मस्तक पर। तो ऐसे ही वहां पर हमारे साहित्य में चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे पूजा की जाती है तो चावल की छिड़काव किया जाता है, उसी प्रकार ना उनके साहित्य में भी मछली को उच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, और मंदिरों और बौद्ध है ना, मंदिर और बौद्ध के जो विहार हैं उनकी दीवारों पर भी जो मिट्टी की पट्टियां लगी है ना, उनमें भी महत्वपूर्ण यानी कि अच्छी अच्छी किस्म की मछलियों को साफ करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि मंदिरों में भी मछलियों के चित्र लगाए गए हैं बंगाल में। ठीक है, और उनको टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए चित्रों में दिखाया गया। देखो पीछे आपने पढ़ी ना लघु चित्रकला, तो उसी के माध्यम से मंदिरों और बौद्ध विहारों में क्या किया गया है? मछलियों को साफ करते हुए और उनको टोकरियों में भर के बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता हुआ दिखाया गया है। और ब्राह्मणों को है ना ये मछलियां खाने का यानी कि अनुमति नहीं थी। यानी कि ब्राह्मणों को क्या था कि वही मछलियां ये नहीं खाएंगे, सामिष भोजन की इनको अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ का प्रमुख आहार होने के कारण कुछ विशेष प्रकार की मछलियां, यानी कि मछलियों की भी प्रजाति होती है, जैसे चावल की होती है बासमती हो गया और कोई हो गया। ठीक है, ऐसे ही मछली की भी प्रजाति होती है। तो क्या किया उनके लिए, मछली प्रमुख आहार है वहां का, तो उनके लिए ना कुछ विशेष प्रकार की मछलियों को छूट दे दी गई। यानी कि आप है ना ये मछली खा सकते हो और जैसे हर मछली को आप नहीं खा सकते। तो ब्राह्मणों पर है ना कुछ विशेष प्रकार की मछली खाने की ही अनुमति थी, उनको है ना सभी मछलियां खाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है बंगाल के विषय में। अब हम पढ़ते हैं लेसन में कुछ है ना शब्द आते हैं, जैसे कि एक पीर शब्द आया था। ठीक है, पीर किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। फारसी भाषा का शब्द है, क्या है? फारसी भाषा का शब्द है पीर, और जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है पीर का मतलब। और नेता और शिक्षक लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, किसके लिए? नेता और शिक्षकों के लिए पीर शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि नेता और शिक्षक को पीर कहा जाता था। और पीरों की मंजारे बंगाल में सर्वत्र बनने लगी। यानी कि उस समय पर क्या हुआ, मंजारे क्या होती हैं, यानी कि जो पीरों की मंजारे जिनको ये बोलते हैं ना मस्जिदें टाइप में होती हैं, वो हर जगह बनने लगी। ठीक है, कहां पर? बंगाल में। और कालू का अर्थ होता है तेली। आगे एक शब्द है कालू जिसका अर्थ होता है तेली। और एक शब्द आया है कंसारी। कंसारी का अर्थ होता है घंटा धातु के कारीगर। क्या अर्थ होता है कि घंटा धातु के कारीगर को क्या बोलते हैं? कंसारी। फिर एक शब्द आया है जीववाद। क्या शब्द है? जीववाद। यह मानना, जीववाद के अंतर्गत यह माना गया है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवन होता है, यानी कि इनमें भी जीवात्मा होती है। इसका अर्थ क्या है कि भाई आप हर चीज को ऐसे ही, जैसे पेड़ों को काट दिया, पशुओं को मार दिया, यानी कि इसमें ये दर्शाया गया है कि इनमें भी जीवात्मा है, इसी को बोलते हैं जीववाद। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट दो चार बातें और हैं वो भी हम कर लेते हैं। एक शब्द है दो चाला। दो चाला किसे कहेंगे? यानी कि दो दो छतों वाली इमारत होगी ना, उसको बोला जाता है दो चाला। क्या बोला जाता है? दो चाला। और फिर एक इमारत है चौचाला। चौचाला होती है चार छतों वाली इमारत। कितनी छतों वाली? चार छतों वाली इमारत को बोलते हैं चौचाला। ठीक है, और यहाँ पर है ना मंदिरों के निर्माण में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव होता है उदय होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट बंगाली शैली का उदय हुआ और ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें
चार दीवारी पर रखी जाती थी, यानी कि चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारी पर रखी जाती थी और ऊपर से एक तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी, यानी कि चार त्रिकोणीय छतें होती थी और चार दीवारी पर रख दी जाती थी और फिर एक ऊपर से एक बिंदु तक एक तिर्यक रेखा यानी कि एक रेखा जाती थी और जो कि एक तिर्यक रेखा बीचों बीच जाती थी। ठीक है। और मंदिर है ना वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। कहाँ बनाए जाते थे? वर्गाकार। वर्गाकार यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा एक चबूतरा बनाकर उस पर मंदिर बनाए जाते थे और उत्तरी भाग में सजावट नहीं थी, यानी कि उत्तरी भाग यानी कि जो पिछला भाग होता, पूर्वी और उत्तरी दो होते हैं, पूर्वी पहले वाला, उत्तरी बाद वाला, यानी कि बाद वाले भाग में सजावट नहीं होती थी। और कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी, यानी कि कुछ मंदिरों में, जैसे कि पश्चिमी बंगाल का बांकुरा जिले में विष्णु मंदिर है, वहां पर ये बहुत ही उच्च कोटि की सजावट वहां पर पहुंच चुकी थी। ठीक है। तो आज हमने बंगाल के विषय में पढ़ा, कुछ उनके भोजन के विषय में, उनके साहित्य के विषय में, उनकी भाषा के विषय में, पीर, कालू, कंसारी, जीववाद, दो चाला, चौचाला, इन सब के विषय में हमने आज पढ़ा। तो आपको यदि सीटेट क्लियर करना है ना, तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो और आप साथ साथ नोट करते हुए चला करो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।